अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो हैं वो डाययूरेटिक्स का टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं इन द सीवीएस फार्माकोलॉजी। सीवीएस की फार्माकोलॉजी में आपके पास जो रीनल डाययूरेटिक्स हैं ये भी आपके पास उसी में इंक्लूड होते हैं। कुछ बुक्स जो हैं जैसे लिपिन कॉट है उसने रीनल को अलग से लिखा हुआ है और बाकी सीवीएस को अलग से किया हुआ है, लेकिन क्योंकि आपके पास जो डाययूरेटिक्स होते हैं वो भी ब्लड के वॉल्यूम को ही चेंज कर रहे होते हैं, इसलिए आपके पास जो डाययूरेटिक्स हैं उसको हम सीवीएस की फार्माकोलॉजी में ही पढ़ेंगे। उसके अलावा अगर आपने सीवीएस की फार्माकोलॉजी या डाययूरेटिक्स पढ़ने से पहले अगर आपने एएनएस की फार्माकोलॉजी नहीं की हुई तो आपके लिए ये करना टोटली बेसलेस है, बिकॉज आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो आपने जब भी फार्माकोलॉजी स्टार्ट करनी है तो उसको जनरल से या फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से स्टार्ट करें, उसके बाद जो आगे का है वो आपको फिर समझ आएगा, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। अच्छा, इसमें हमारे पास लेकिन मैं फिर भी थोड़ा बहुत जो है वो साथ में सीवीएस का भी बताती जाऊंगी, लेकिन स्टिल आपको जो है पहले एएनएस आनी चाहिए। अब आपके पास जो डाययूरेटिक्स हैं, डाययूरेटिक्स हमने थोड़े बहुत जो है वो रीनल फिजियोलॉजी में भी पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसकी डिटेल देखेंगे। अब डाययूरेटिक्स जो है उसके लिए उसको स्टार्ट करने के लिए आपको रीनल फिजियोलॉजी का भी आइडिया होना चाहिए, तो हम थोड़ी सी जो है उसको रिवाइज कर लेंगे, लेकिन वो साथ साथ आपकी रिकॉल भी होती जाएगी। उसके अलावा आपके पास जो रीनल होती है, जो किडनी होती है, उसमें हमारे पास जितने भी डाययूरेटिक्स होते हैं वो वहीं पे एक्ट करते हैं जहाँ पे यूरिन बनेगा, और जो आपका यूरिन होता है वो मोस्टली नेफ्रॉन के अंदर, ठीक है, एक्चुअली नेफ्रॉन के अंदर जो है वो यूरिन बनता है, या आपके पास जो यूरिन होती है उसकी प्रोसेसिंग की जाती है नेफ्रॉन के अंदर। तो आपके जितने भी डाययूरेटिक्स होते हैं वो नेफ्रॉन के ऊपर ही एक्ट करते हैं, ठीक है, और वो नेफ्रॉन के ऊपर भी हमेशा ल्यूमिनल साइड के ऊपर जाकर एक्ट करेंगे, यानी कि वो टिब्यूलर साइड के ऊपर जो है वो जाकर हमेशा एक्ट करते हैं। और इसके अलावा इसके सिर्फ एक ही हैं जो कि आपके पास एल्डोस्टेरॉन के एंटागनिस्ट होते हैं, वही सिर्फ अकेले डाययूरेटिक्स होते हैं जो बेसिकली सेल के अंदर जाकर रिसेप्टर्स के ऊपर एल्डोस्टेरॉन के रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करते हैं। उसके अलावा बाकी जितने भी डाययूरेटिक्स होते हैं वो आपके पास एक्ट जब करते हैं तो वो ल्यूमिनल साइड से या टिब्यूलर साइड से जाकर एक्ट करते हैं। अब इसके बाद हमने जो डाययूरेटिक्स होते हैं उनको तो हम अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सी जो है वो जो नेफ्रॉन होता है, रीनल नेफ्रॉन, उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, और फिर उसके बाद जब हम डाययूरेटिक्स की तरफ जाएंगे तो वो हम स्पेसिफिक जो नेफ्रॉन का पार्ट होगा उसको हम लोग जो है वो तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास ये वाले जो नोट्स हैं ये बेसिकली फिजियोलॉजी के नोट्स हैं, तो इसमें जो है वो रीनल फिजियोलॉजी के लिहाज से ही जो है वो ज़्यादा लिखा हुआ है, ठीक है। हम सिर्फ इसे गो थ्रू करेंगे, अभी हमें ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ आपको रिकॉल करने के लिए। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि जो हमारे पास रीनल फिजियोलॉजी है, ठीक है, इसमें जो ब्लड होता है, ठीक है, वो आपके पास हार्ट से है, ठीक है, हार्ट से सर्कुलेशन से ब्लड जो है वो आता है इनटू द ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो आपके पास जो ग्लोमेरुलस होता है वहाँ पे बेसिकली वो कैपिलरीज होती हैं, और कैपिलरीज के अंदर आपके पास जो ब्लड आता है, ठीक है। अब ये वो वाला ब्लड होता है जो कि बेसिकली आगे जाकर फिल्टर होना होता है, ठीक है। अब इस ब्लड में से आपके पास बेसिकली आपको याद होगा कि जो कार्डिक आउटपुट होता है वो टोटली 5 लीटर होता है पर मिनट, ठीक है। उसमें से जो आपके पास किडनी में आता है ना वो सिर्फ 20% होता है, यानी कि आपके टोटल अगर हम कार्डिक आउटपुट देख रहे हैं जो कि है 5 लीटर, उस 5 लीटर का सिर्फ और सिर्फ 20% जो है वो किडनी तक आता है, ठीक है। अब इस 20% में भी हमें पता है कि आधा प्लाज्मा होगा, और इसमें से आधा नहीं तकरीबन 60% जो है इसमें प्लाज्मा होता है, और बाकी का इसके अंदर जो 40% होते हैं वो सेल्स होते हैं, ठीक है। तो हम अगर इसमें 20% जो उनसे होता है ना कार्डिक आउटपुट का, उसमें से वो हमारे पास कितना बनेगा 5 लीटर का ऑलमोस्ट जो है अगर हम निकालें 20% तो वो तकरीबन 1 लीटर तक आता है, ठीक है। तो इसमें से हमारे पास जो 1 लीटर होता है ना वो तकरीबन आ जाता है इनटू द टुवर्ड्स द रीनल ब्लड सप्लाई, ठीक है। और इस 1 लीटर में से आपके पास तकरीबन 60% या इसको हम 600 मिलीलीटर कह लें तो 600 मिलीलीटर जो है वो प्लाज्मा होता है, और बाकी का इसके अंदर जो 400 मिलीलीटर होता है, ठीक है, 40% वो इसके अंदर ब्लड सेल्स होते हैं। तो हमने सेल्स जो है उनको कंसीडर नहीं करना, हमारा यहाँ पे जो ताल्लुक है वो बेसिकली प्लाज्मा के साथ होता है, ठीक है, रीनल प्लाज्मा फ्लो के साथ होता है। तो हम यहाँ पे कितना कंसीडर करेंगे कि जो किडनीज होती हैं वहाँ तक जो ब्लड फ्लो आ रहा होता है वो बेसिकली 600 जो है वो मिलीलीटर आ रहा होता है पर मिनट, ठीक है। इतना हमारे पास जो है वो ब्लड आता है, रीनल प्लाज्मा फ्लो होता है, ठीक है। इस रीनल प्लाज्मा फ्लो में से कुछ जो प्लाज्मा होता है वो आगे चला जाता है टुवर्ड्स द इफ्रेंट, ठीक है, और बाकी का जितना होता है वो यहाँ पे हमारे पास फिल्टर होकर जीएफआर की फॉर्म में हमारे पास जो है वो बोमेंस कैप्सूल में आता है। अब जो यहाँ पे फिल्टर होता है वो सिर्फ और सिर्फ 120 मिलीलीटर पर मिनट होता है, ठीक है, आप इसको 180 लीटर पर डे भी कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ मिनट्स में देखेंगे जीएफआर को। तो जीएफआर नॉर्मल आपके पास कितना होता है 120 मिलीलीटर पर मिनट, ठीक है, ये आपके पास जीएफआर होता है। जीएफआर में से जो है यहाँ पे सारी प्रोसेसिंग होती है फिल्ट्रेट की पूरी किडनी के अंदर, ठीक है, नेफ्रॉन के पार्ट्स के अंदर, और फिर उसके बाद आपके पास जो है वो यूरिन एंड के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है। जो यूरिन होता है वो नॉर्मल आपके पास सिर्फ 1 मिलीलीटर पर मिनट होता है, ठीक है, ये नॉर्मल हमारे पास अमाउंट होती है, यानी कि अगर आपके पास 120 मिलीलीटर पर मिनट का जीएफआर है, ठीक है, और इसमें से आपके पास जो यूरिन बन रहा है वो सिर्फ 1 मिलीलीटर पर मिनट आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि 99% हम लोगों ने इसमें से जीएफआर जो है उसको रीअब्सॉर्ब कर लेना है, और सिर्फ 1 मिलीलीटर पर मिनट जो होता है वो यूरिन की फॉर्म में आपके पास आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास जो किडनी है वो इतनी ज़्यादा रेगुलेशन करती है यूरिन की या जीएफआर की, ठीक है। उसके बाद ठीक है, तो अगर हमारे पास 1 मिलीलीटर पर मिनट से ज़्यादा यूरिन निकल रहा है तो इसका मतलब वो डाययूरेसिस की तरफ जा रहा है, और अगर कम निकल रहा होता है, ठीक है, तो उसका ओलिगोयूरिया भी कहते हैं, यानी कि कम यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो ताल्लुक है वो डाययूरेटिक्स के साथ है या यूरिन ज़्यादा बनाने के साथ है। यहाँ पे हम लोग जो मेन टर्म यूज़ करते हैं ना डाययूरेटिक्स या डाययूरेसिस, इसका मतलब यह है कि जब हमारे पास किडनी बहुत ज़्यादा फ्लूइड प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ डाययूरेसिस का ताल्लुक किसी आइन से नहीं है, यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड को देख रहे होते हैं। जब ज़्यादा फ्लूइड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, यूरिन में तो हम उसको डाययूरेसिस कह देंगे, ठीक है। बाकी आपको पता है कि यूरिन में बहुत सारे आइंस होते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें सबसे सिग्निफिकेंट आइंस हमारे पास जो है वो या तो सोडियम होता है, ठीक है, या फिर आपके पास कैल्शियम होता है, या आपके पास पोटेशियम होता है, ठीक है, या हाइड्रोजन आइंस, हम इनको मेनली एड्रेस कर रहे होते हैं। बाकी आइंस जो है इतने सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो अगर ज़्यादा रीअब्सॉर्ब हो या ज़्यादा एक्सक्रीट हो तो उससे हमारे पास कोई ज़्यादा ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। तो हम लोग इसी से रिलेटेड फिर हम लोग बाकी टर्म्स भी बनाते हैं, जैसे कि नाइट्रोयूरेसिस है। तो अगर आपके पास यूरिन में जो सोडियम है अगर वो ज़्यादा हो रहा है, बिकॉज वो अगर ज़्यादा हो तो वैसे सिग्निफिकेंट अमाउंट में जाता है, तो अगर सोडियम बॉडी में रीअब्सॉर्ब हो जाता है ज़्यादातर, ठीक है, लेकिन अगर वो यूरिन में बहुत ज़्यादा जा रहा है तो इसका मतलब कोई मसला है, ठीक है। तो अगर आपके पास यूरिन में सोडियम भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब हम उसको फिर नाइट्रोयूरेसिस का नाम देते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर आपके पास पोटेशियम बहुत ज़्यादा जा रहा है तो आप उसको कैलियूरेसिस का नाम देते हो। तो आइन से रिलेटेड भी हमारे पास नाम रखे हुए हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग जो टर्म यूज़ करते हैं वो डाययूरेसिस की यूज़ करते हैं, या जो मोस्ट सिग्निफिकेंट आइन होता है नाइट्रोयूरेसिस सोडियम उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जो है किडनी के थोड़े से पार्ट्स देख लेते हैं। अब सबसे पहले आपके पास ग्लोमेरुलस था, इधर से एफरेंट आर्टियोल, इधर से इफरेंट आर्टियोल, ठीक है। अब यहाँ पे ग्लोमेरुलस से जो फिल्ट्रेशन होती है तो वो कहाँ आ जाता है इनटू द बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल का काम सिर्फ और सिर्फ रिसीव करना है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा इसका जो मेन पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या आप इसको कह सकते हो पीसीटीबी, ठीक है। तो आपके पास जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है ये आपके पास मेन एक सेगमेंट होता है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रीअब्सॉर्प्शन जो है वो हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो पीसीटी का पार्ट है इसमें याद रखना है, इसमें हमेशा आइसो और स्मॉलर होती है, यानी कि यहाँ पे जितने सॉल्यूट्स रीअब्सॉर्ब होते हैं वाटर भी साथ ही रीअब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपके पास जितना भी इसके अंदर हम कह सकते हैं फिल्ट्रेट कहते हैं, ठीक है, तो उसकी आपके पास ऑस्मोलैरिटी चेंज नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे आप सोडियम, उसके अलावा याद रखना है कि जो आपका पीसीटी होता है इसके अंदर जितनी भी रीअब्सॉर्प्शन होती है वो हमेशा सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप्स के थ्रू होती है, वो सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। जब भी आपके पास एनर्जी या फिर ग्रेडियंट हम किसी और ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके एक और ट्रांसपोर्ट करवा लें, सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट करवा लें, तो उसको हम सेकेंडरी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो प्राइमरी ट्रांसपोर्ट होती है वो सोडियम पोटेशियम की होती है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप होते हैं, और याद रखना है कि सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप हमेशा बेसोलेटरल साइड
पे होगा। बेसोलेटरल साइड कौन सी होती है, ये आपके पास पड़ा है किडनी का ट्यूब्यूल है, ठीक है, नेफ्रॉन का ट्यूब्यूल है, और ये आपके पास है कैपिलरी, ठीक है, या फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरी कह लें। तो आपके पास ये इसका सेल है, ठीक है, ये पीसीटी का एक सेल है। तो पीसीटी के एक सेल की ये वाली साइड जो बेसिकली पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज की तरफ होती है, या किसी भी ब्लड की कैपिलरी की तरफ होती है, इसको हम कहते हैं दिस इज द बेसोलेटरल साइड या पेरिट्यूबुलर साइड। और ये वाली हमारे पास जो सेल की मेम्ब्रेन है जो बेसिकली ट्यूब्यूल या ल्यूमेन की तरफ है, इसको हम ल्यूमिनल साइड कहते हैं, ठीक है। तो जो भी रीअब्जॉर्प्शन होगी वो यहाँ से रीअब्जॉर्ब होगी, फिर वो इंट्रासेलुलर बन जाएगी, और फिर वो यहाँ से बेसोलेटरल साइड से गुजर के ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। किसी भी चीज़ ने एक्सक्रीट होना है तो वो यहाँ से ब्लड से स्टार्ट होगी, बेसोलेटर को क्रॉस करके सेल में आ जाएगी, और फिर यहाँ से ल्यूमिनल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ल्यूमेन में आ जाएगी, ठीक है। तो ये मेन मैकेनिज्म होता है। अब इसके बाद आपके पास जितने भी बेसोलेटरल मेम्ब्रेन होती है ना, उसके ऊपर हमेशा सोडियम पोटेशियम मेटाफेसेस यहाँ लगे हुए होते हैं, क्योंकि सोडियम पोटेशियम मेटाफेसेस बेसिकली सोडियम को बाहर भेजते हैं और पोटेशियम को अंदर लेकर आते हैं। तो हमारा मेन काम होता है सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवाना। तो सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवाने की वजह से ही हमारे पास जो सोडियम पोटेशियम मेटाफेसेस होते हैं वो यहाँ लगे हुए होते हैं, ताकि जब आप यहाँ से सोडियम को बाहर भेजें तो वो ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाए और पोटेशियम जो है अंदर आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लगाएंगे तो सोडियम जो है वो तो बाहर जानी है, सोडियम यहाँ से बाहर जाएगी, पोटेशियम अंदर आएगी, तो सोडियम को हमने रीअब्जॉर्ब करना था तो उल्टा जो है वो एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हमने ये नहीं करना, हमने सोडियम पोटेशियम मेटाफेस को हमेशा से बेसोलेटरल मेम्ब्रेन तक रखना है, ठीक है। और वो हमेशा एटीपी को यूज करती है, एनर्जी को यूज करेगी, ग्रेडियंट एस्टैब्लिश कर देगी, उस ग्रेडियंट को यूज करके हम बाकी सारी ट्रांसपोर्ट करवा लेंगे। वो ट्रांसपोर्ट में हमेशा जब सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट होती है वो हमेशा को या काउंटर ट्रांसपोर्ट की फॉर्म में होती है, और यहाँ पे को और काउंटर ट्रांसपोर्ट में जो मेन आयन यूज हो रहा होता है वो सोडियम होता है, ठीक है। तो जब आप सोडियम को रीअब्जॉर्ब करते हैं तो सोडियम के साथ बाकी के आयन जो है वो भी या तो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं या फिर आपके पास एक्सक्रीट हो जाते हैं, को या काउंटर ट्रांसपोर्ट चलती है, ठीक है। ये आपके पास मेनली पीसीटी में होता है, पीसीटी में साथ साथ वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो रहा है, तो इसलिए हमारे पास आयनिक कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती। फिर उसके बाद आगे आ जाता है आपका लूप ऑफ हेनरी जोन्स होता है, उसके पास एक हमारे पास डिसेंडिंग लिंब होती है, एक असेंडिंग लिंब होती है, और एक उसका जो है बेसिकली हेयरपिन लूप कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास हमने याद रखनी है कि ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है जो कि डिसेंडिंग लिंब है और लूप है, ये हमेशा वाटर के लिए फ्रीली परमिएबल होते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिकली मेडुला होता है ना, बाहर का ये जितना भी बन जाएगा ना स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियम। और मेडुलरी इंटरस्टिशियम जो है उसकी जो कंसंट्रेशन होगी, ऑस्मोलैरिटी होगी, उस पर डिपेंड करेगा कि पानी बाहर जाएगा या अंदर आएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि मेडुलरी इंटरस्टिशियम काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से हमेशा ऑस्मोलैरिटी उसकी ज्यादा होती है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन वहाँ सॉल्यूट्स की ज्यादा होती है, तो इसलिए पानी बाहर जाना जो है वो प्रेफर करता है, ठीक है। तो यहाँ से पानी जो है वो अपनी फ्रीली परमिएबिलिटी से जो है बाहर जा सकता है, किसी और पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। उसके बाद भी आपके पास जो असेंडिंग लिंब होती है ना, उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक उसका थिन पार्ट होता है, एक उसका थिक पार्ट होता है। जो थिन पार्ट होता है उसका मेनली वो भी वाटर के लिए परमिएबल है, लेकिन उसका एसिड से ज्यादा ताल्लुक नहीं होता, वो सिर्फ यूरिया साइक्लिंग में आपकी हेल्प कर रहा होता है, जो कि हमारे डाययूरेटिक्स से उसका इतना ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाती है आपके पास जो कि आपका थिक लिंब है, ठीक है, थिक असेंडिंग लिंब हो जाती है। उसके बाद आपका डीसीटी आ जाता है, डीसीटी अर्ली भी होता है, लेट भी होता है। उसके बाद आ जाता है आपके पास यहाँ पे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल अर्ली भी हो गया, लेट हो गया, और फिर उसके बाद नीचे कलेक्टिंग डक्ट से आपके पास यूरिन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका ये वाला पार्ट है ये होता है थिक असेंडिंग लिंब, ठीक है। इस थिक असेंडिंग लिंब के ऊपर भी आपके पास ये वाला जो सारा पार्ट होगा आगे का, ठीक है, जिसमें आपके पास थिक असेंडिंग लिंब आ जाएगी और साथ डीसीटी आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आ जाएगा, लेकिन सिर्फ अर्ली वाला पार्ट, ठीक है। ये हमारे पास कंप्लीटली वाटर के लिए इम्परमिएबल होते हैं, इसलिए यहाँ पे आपके पास जो सॉल्यूट्स होती हैं उनकी कंसंट्रेशन मैनेज की जाती है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा लेट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। लेट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो होता है वो वाटर के ऊपर परमिएबल होगा या नहीं परमिएबल होगा, वो डिपेंड करेगा एडीएच की कंसंट्रेशन पे, और एडीएच की कंसंट्रेशन या एडीएच की अमाउंट आपके पास एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द यूरिन जो है उसको जो है वो डिसाइड करेगी कि एडीएच जो है ज्यादा आएगा या कम होगा, उसके अकॉर्डिंग आपके पास वॉल्यूम जो है वो डिफर करेगा, ठीक है। अब इसके बाद जब आपके कलेक्टिंग डक्ट से गुजरेगी तो कलेक्टिंग डक्ट से गुजरने के बाद यूरिन प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने रीनल फिजियोलॉजी को थोड़ा सा जो है रिवाइज कर लिया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं टुवर्ड्स द डाययूरेटिक्स। उसके लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक पोर्शन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है वो पीसीटी से ही स्टार्ट करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग आगे जो है नेफ्रॉन में बढ़ते जाएंगे, डाययूरेटिक्स को देखते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं आपके पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या होता है, ठीक है, फिर उसके बाद उसका एक्शन क्या होता है, और फिर हम लोग देखेंगे कि उसके इनहिबिशन से क्या फर्क पड़ता है। अब आपके पास इसके लिए हम लोग जो है वो यहाँ से देख रहे हैं कि ये बेसिकली आपके पास पीसीटी या जो आपके प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है ये उसका एक सेल है, ठीक है। अब ये आपकी जो साइड है ना, ये ल्यूमेन की साइड है, यानी कि ये वो साइड है जो कि किडनी जो कि नेफ्रॉन की तरफ है, ठीक है। और ये आपके पास फिर ल्यूमिनल मेम्ब्रेन बन जाएगी, ये पीसीटी का एक सेल है, और ये आपके पास जो है बेसोलेटरल मेम्ब्रेन या पेरिट्यूबुलर मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, ये वो बन गई, और ये आपके पास जो है वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बन गई है, ठीक है। अब जो भी चीज़ आपने जो है वो रीअब्सॉर्ब करनी है वो यहाँ से यहाँ जाएगी, और जो भी चीज़ आपने सिक्रीट करनी है वो यहाँ से यहाँ जाएगी, और एट द एंड जो ल्यूमेन के अंदर बचेगा या जो ज़्यादा होगा वो यूरिन में चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले नॉर्मल एक्शन देखते हैं। नॉर्मली क्या होता है हमारे पास, जब आपके पास जो यूरिन बना, ठीक है, आप फिल्ट्रेट जो है वो आपने यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिल्ट्रेट में बहुत सारे आइंस होते हैं, वाटर होता है, ठीक है, बहुत कुछ होता है, तो उसमें से हमने जो हमारे काम की चीज़ें होती हैं वो रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, और जो काम की नहीं होती है उनको एक्सक्रीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके पास पहले ही सोडियम पड़ा हुआ होता है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास बाइकार्बोनेट आइंस होते हैं, तो यहाँ से हम लोग बेसिकली स्टार्ट करेंगे कि आपके पास सोडियम है और आपके पास बाइकार्बोनेट आइंस है। अब हमने इस सोडियम और इन बाइकार्बोनेट आइंस को रीअब्सॉर्ब करवाना है, ठीक है, और फिर हम लोगों ने जो है इसके बदले जो एक्सचेंज होगा उसको हमने एक्सक्रीट करवा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली आपके पास जब बाइकार्बोनेट होता है उसको हमने हाइड्रोजन आयन से मिलाना होता है, और हाइड्रोजन आयन से जब ये मिलता है तो इसकी यहाँ पे आपके पास जो है कार्बोनिक एसिड बन जाता है। तो यहाँ का जो एंजाइम है वो वही है, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करता है, हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट को मिलाकर यहाँ पे कार्बोनिक एसिड बनवा देगा, और जब कार्बोनिक एसिड बनता है तो वो दोबारा टूट जाता है, जब वो टूटता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये वाला काम जो इनको जो जोड़ने वाला काम भी है और तोड़ने वाला काम भी है, बाइकार्बोनेट बनाने वाला काम और बाइकार्बोनेट को तोड़ने वाला काम, ये दोनों काम जो है ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज ही करवाता है, ठीक है। अब उसके बाद बाइकार्बोनेट जो है वो डायरेक्टली रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा, ठीक है, बल्कि बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन से कंबाइन करके पहले कार्बोनिक एसिड बनाएगा, फिर वो ब्रेक करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है, फ्री रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं ये, ठीक है। अब हमने अंदर लेकर आए हैं, अब हमने इसको दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जो है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज से बाइकार्बोनेट में चेंज करना है वापस, ठीक है, और वापस इसे हमने बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन बना लेना है, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन मकसद बाइकार्बोनेट को रीअब्सॉर्ब करवाना था, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं, ठीक है। तो हमने बाइकार्बोनेट आयन को पहले कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में रीअब्सॉर्ब करवाया, फिर हमने यहाँ जाकर वापस बाइकार्बोनेट आयन स्टेप बनवा लिया, ठीक है। अब बाइकार्बोनेट आयन भी बन गया, हाइड्रोजन आयन भी बन गया। बाइकार्बोनेट आयन को तो हम लोग रीअब्सॉर्ब करवा लेते हैं, ठीक है, वो तो खुद ही रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, अक्सर वो क्लोराइड के साथ एक्सचेंज करके रीअब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट आयन तो आपके पास रीअब्सॉर्ब हो गया। यहाँ पे एक हाइड्रोजन आयन भी बन गया, इस हाइड्रोजन आयन को हम लोग यूज कर लेंगे कि वो सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन में आ जाए, ठीक है। और बाइकार्बोनेट आयन आपको हमेशा पता है कि जो बाइकार्बोनेट आयन होता है वो हमारे लिए अच्छा है, बिकॉज हमारे पास बॉडी में बाइकार्बोनेट के रिजर्व्स होते हैं, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन आयन हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज ये एसिडिटी कॉज करेगा। तो इसलिए हमने क्या करना है, बाइकार्बोनेट आयन को हमने कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में अंदर लेकर और रीअब्सॉर्ब करवा लिया, और फिर हमारे पास ये हाइड्रोजन आयन बन गया। इस हाइड्रोजन आयन जो है ये हमारे लिए फजूल है, हमारे लिए टॉक्सिक है, ठीक है। तो हमने इसको भी एक्सचेंज कर लेना किसी अच्छे आयन के बदले। तो हमारे पास यहाँ पे दो आयन थे, ठीक है, जिनका हमने एक्सचेंज करवाना था। बाइकार्बोनेट तो हो गया एक्सचेंज, अब रह गया सोडियम। तो हम लोग यहाँ पे सोडियम और हाइड्रोजन जो है
यहाँ पे इसकी एंटीपोड या काउंटर ट्रांसपोर्ट करवाते हैं और सोडियम को रीअब्सॉर्ब करवा लेते हैं, हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से वापस एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये जो दोनों आइंस थे वो हमने एक्सचेंज करवा लिए, सोडियम को भी हमने रीअब्सॉर्ब करवा लिया, हाइड्रोजन से एक्सचेंज करके बाइकार्बोनेट को भी हमने जो है वो रीअब्सॉर्ब करवा लिया हाइड्रोजन प्रोड्यूस करके। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो ये सोडियम और पोटाशियम आपके पास एटीपीएस पंप लगा हुआ है, ये इस पूरे के लिए एनर्जी देगा। ठीक है, और ये जो सोडियम आई है ये वापस यहाँ से चली जाएगी, पोटाशियम अंदर आ जाएगी। अब ये हमारे पास जो था ये नॉर्मल मैकेनिज्म था, अब हमने इसमें डाल दिया डाययूरेटिक। डाययूरेटिक ने क्या करना है, डाययूरेटिक ने बेसिकली आपके पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है उसका इनहिबिटर हमने यहाँ पे डाला है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज की जब इनहिबिशन हो जाएगी तो आपको पता है कि ये वाला तो कोई भी प्रोसेस नहीं हो सकेगा, ना ये वाला हो सकेगा। जब ये वाला प्रोसेस नहीं हो सकेगा तो आपके पास बाइकार्बोनेट आयन क्या है वो रीअब्सॉर्ब नहीं हो सकेगा। ठीक है, जब बाइकार्बोनेट आयन रीअब्सॉर्ब नहीं हो सकेगा तो बाइकार्बोनेट आयन यहाँ क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास एक चीज़ जो यूरिन आउटपुट में आ गई वो क्या आ जाती है, वो आ गया बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट आयन को रीअब्सॉर्ब नहीं होने देगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। दूसरा ये था कि यही जब बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब हुआ था और कार्बोनिक एसिड बना था तो हाइड्रोजन आयन बने थे, और हाइड्रोजन आयन को हमने जो है वो एक्सचेंज करके जो है वो यहाँ पे सोडियम को रीअब्सॉर्ब करवाया था। लेकिन जब बाइकार्बोनेट आयन जो है वही रीअब्सॉर्ब नहीं हुआ और बाइकार्बोनेट आयन जब रीअब्सॉर्ब नहीं हुआ, ठीक है, तो आपके पास हाइड्रोजन आयन नहीं बनेंगे, हाइड्रोजन आयन नहीं बनेंगे तो सोडियम के साथ एक्सचेंज नहीं होंगे, तो सोडियम के साथ एक्सचेंज ना होने की वजह से आपके पास यहाँ पे सोडियम जो है वो भी वैसे पड़ रहेगा, तो सोडियम भी आपके पास जो है वो यूरिन में ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपके पास जो है यूरिन आउटपुट में ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास बाइकार्बोनेट ने ही बॉडी में जाना था और बाइकार्बोनेट ने जाके वहाँ पे अल्कलोसिस करवाना था। अब बाइकार्बोनेट आयन कम है, जब हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन कम हो जाए या हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो जाए तो इसका रिजल्ट क्या आ जाता है कि बॉडी में एसिडोसिस हो जाती है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे ये हो रहा है कि यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन कम हो रहे हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो गए हैं, ट्यूब्यूल में तो ज़्यादा है लेकिन हाइड्रोजन तो बनेगी नहीं ना, तो इसको आप छोड़ दें। ठीक है, ये तो बना ही नहीं है, और ये बाइकार्बोनेट आयन जो रीअब्सॉर्ब होने थे वो रीअब्सॉर्ब नहीं हो सका तो बॉडी में बाइकार्बोनेट आयन कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से बॉडी में जो है वो एसिडोसिस की कंडीशन हो जाएगी। अब आपके पास एक और, ठीक है, तो यहाँ से मेनली इसके क्या इफेक्ट्स आएंगे, तो बाइकार्बोनेट और सोडियम बढ़ जाएगा। इसके अलावा और भी चीज़ें होंगी, ठीक है, वो हम इसके साथ देखते हैं। अब इसके बाद जहाँ पे भी आपके पास बॉडी में जब भी सोडियम यूरिन से जा रहा होता है, क्योंकि सोडियम को तो हमने हमेशा बचाना है, तो क्या करेगा जब पीसीटी में सोडियम नहीं बच सकेगी क्योंकि हमने वहाँ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर दिया हुआ है, तो आगे जब सोडियम पास करेगा थ्रू द डीसीटी, ठीक है, ये आपके पास एंड में चला जाएगा क्रिप्टिन ट्यूब्यूल के पास, तो वहाँ पे पड़ा एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का काम होता है कि वो सोडियम को बचाए। ठीक है, तो वो क्या होगा जब उसको पता चलेगा कि इतनी ज़्यादा अमाउंट में सोडियम आ रही है क्योंकि वो पीसीटी एब्सॉर्ब नहीं कर सका, तो वो फौरन क्या करेगा कि वो पोटाशियम के साथ एक्सचेंज करना शुरू कर देगा। ठीक है, सोडियम को जितनी सोडियम वो बचा सकेगा वो कोशिश करेगा कि वो बचा ले। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होगी तो इतनी ज़्यादा नहीं बचा सकेगा, तो सोडियम तो एट द एंड यूरिन में ज़्यादा ही होगी, लेकिन जो आपके पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है वो थोड़ी सी सोडियम को बचाने के चक्कर में पोटाशियम को भी थोड़ी सी ज़ाया कर देगा, तो आपके पास यूरिन में पोटाशियम भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा एज अ रिजल्ट, उसके अलावा आपके पास वो पोटाशियम को भी एक्सचेंज करता है और इसी सोडियम पोटाशियम के एक्सचेंज के बाद जो है वो आपके पास हाइड्रोजन आयन भी अक्सर लूज हो जाते हैं। ठीक है, तो वो सोडियम को या पोटाशियम, ठीक है, वो पहले पोटाशियम के साथ एक्सचेंज करके सोडियम को बचाने की कोशिश करेगा और साथ में वो फिर आपके पास जो है वो हाइड्रोजन आयन भी बचाने की कोशिश करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन आयन के थ्रू भी सोडियम को बचाने की कोशिश करेगा, तो इस चक्कर में वो सोडियम को तो कंप्लीटली बचा नहीं सकेगा क्योंकि सोडियम तो बिल्कुल ही रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा। ठीक है, साथ में क्या करेगा वो इस चक्कर में पोटाशियम भी लूज कर देगा और हाइड्रोजन भी लूज कर देगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपके पास बॉडी में जो है वो एक तो आपके पास अल्कलोसिस जो है बॉडी में एसिडोसिस जो है वो भी हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ आपके पास क्या हो जाएगा कि लेकिन बाइकार्बोनेट आयन जो है वो लूज ज़्यादा हो रहे हैं एज कम्पेयर टू एच पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो एच पॉजिटिव आयन जो है वो भी आप लूज कर रहे हो यहाँ से, उसके अलावा आप जो है वो बाइकार्बोनेट आयन भी लूज कर रहे हो, सोडियम भी लूज कर रहे हो, पोटाशियम भी लूज कर रहे हो। ठीक है, तो इस सब कंडीशंस की वजह से क्या होगा, इन दोनों के लूज करने की वजह से आपकी बॉडी में जो है वो एसिडोसिस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा बाइकार्बोनेट आयन ज़्यादा लूज हुआ है, हाइड्रोजन आयन जो है वो कम लूज हुआ है। ऑल्दो हाइड्रोजन आयन आपको लग रहा है कि यहाँ लूज हो रहा है तो बॉडी में अल्कलोसिस होना चाहिए, लेकिन साथ आप बाइकार्बोनेट आयन को भी लूज कर रहे हो। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट आयन जो है वो लूज हो रहा है तो इस वजह से बॉडी में एसिडोसिस होगा, अल्कलोसिस नहीं होगा। ठीक है, जो चीज़ ज़्यादा होती है ऑफ कोर्स वही होती है ना, तो आपके पास बाइकार्बोनेट आयन का जो लॉस है, ठीक है, वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एच पॉजिटिव लॉस। ठीक है, तो इसलिए बॉडी में इवेंचुअली क्या हो जाएगी, एसिडोसिस हो जाएगी। ठीक है, साथ में आपके पास जो हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। ठीक है, बॉडी में हाइपोनेट्रीमिया भी हो जाएगा और बाइकार्बोनेट आयन भी आप लूज करें और वाटर जो है जब भी सोडियम जाती है तो वाटर भी जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपके पास डाययूरेसिस भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो मेन था वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स का एक्शन था। अब इसके साथ हम लोग जो है वो इसको यहाँ से भी देखेंगे इसके मेन एक्शंस क्या थे। तो ये क्या करता है, कार्बोनिक पीसीटी के ऊपर काम करेगा, बाइकार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करेगा, सोडियम एक्सक्रीट हो जाएगा बाइकार्बोनेट के साथ। उसके अलावा आपको पता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज बॉडी में सिर्फ रीनल टिश्यू में नहीं होता बल्कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है ये बॉडी के अंदर दो और टिश्यूज में होता है, जिसमें एक होता है आपके पास आई में जब आपके पास हम एक्वोसिमर बनाते हैं तो एक्वोसिमर के दौरान भी आपके पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम वहाँ पे भी होता है। उसके अलावा आपके पास जो सीएसएफ की सेक्रेशन होती है फ्रॉम द कोराइड प्लेक्सस, ठीक है, उसके दौरान भी आपके पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज का रोल है। तो वहाँ पे भी इन दो टिश्यूज के अंदर या आई के अंदर भी और सीएसएफ या ब्रेन के अंदर भी आपके पास जो है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज काम नहीं कर सकेगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेज काम नहीं कर सकेगा तो एक्वोसिमर के अंदर भी आपके पास क्या हो जाएगा, कार्बोनिक बाइकार्बोनेट कम हो जाएगा। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट वहाँ भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा आपके पास कि जो एक्वोसिमर होता है ना उसके अंदर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है वो रिड्यूस कर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस अपने एक्शन की वजह से क्योंकि ये बाइकार्बोनेट आयन कम करता है एक्वोसिमर में और उसकी वजह से इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कम हो जाता है, इसको हम ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं। दूसरा ये कि हमारे पास ये सीएसएफ के प्रेशर को कम करता है जिसके अंदर हाइपर वेंटिलेशन में यूज होता है और आपके पास जो सीएसएफ है उसमें वो हाइपर वेंटिलेशन उसकी ईजी हो जाती है, तो इसलिए माउंटेन के जो एल्टीट्यूड की सिकनेस होती है उसके अंदर भी जो है वो हेल्प करता है, लेकिन उसको मजीद भी देखेंगे। अभी आपको बस ये बताना चाहिए कि 3 टिश्यूज के अंदर जो है उसकी लोकेशन है। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके मेन यूजेस की तरफ। एक तो ग्लूकोमा वाला हो गया वो हमने देख लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं टुवर्ड्स द माउंटेन सिकनेस एंड एडिमा विद अल्कलोसिस। ठीक है, ये वाली अभी हम लोग जो है कंडीशन इसको देखते हैं। जब भी आप सी लेवल से ऊपर जाते हैं यानी कि हम जो है वो चढ़ाई पे जा रहे हैं, ठीक है, एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, इसके साथ क्या होता है आपको पता है कि एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑक्सीजन की जो होती है ना उसके बराबर होता है कंसंट्रेशन के। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका कम हो रहा है तो जो आपके एल्विलाई होते हैं लंग्स में उनको ऑक्सीजन कम मिलेगी। जब उनको ऑक्सीजन कम मिलेगी तो उनके अंदर हाइपोक्सीमिया हो जाएगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि लंग्स जो होती है ना उसकी कैपिलरीज वेजो कंस्ट्रिक्शन होना शुरू हो जाती है। जब लंग्स की कैपिलरीज की वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो उसके अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा और जब भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है तो फ्रेंच स्टार्टिंग फोर्सेस के थ्रू आपको पता होगा कि जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है तो वहाँ से फिल्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो फिल्ट्रेशन हो जाएगी तो वहाँ पे आपके पास जो लंग टिश्यू है उसका एडिमा या पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देंगे। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एडिमा की कंडीशन में क्योंकि फ्लूइड ज़्यादा हो गया तो आप फॉरन डाययूरेसिस देंगे तो वो इस एडिमा को भी ट्रीट कर देगा। दूसरा ये कि आपके पास लंग के टिश्यूज जो है जब उनके अंदर हाइपोक्सीमिया हुआ है उनके पास ऑक्सीजन कम आई है तो वो क्या करेंगे, वो हमने फॉरन जो है वो हाइपर वेंटिलेशन स्टार्ट हो जाएगी, हाइपर वेंटिलेट करना शुरू कर देंगे कि ज़्यादा ऑक्सीजन है। लेकिन आपको पता है जब बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन आती है तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी उतनी ही लूज होगी। तो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ब्लड में वो कम हो जाती है। जब ब्लड में कम हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड तो आपके पास कौन सी कंडीशन आ जाएगी, दैट विल बी रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। अब रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो गया, ब्लड का अल्कलोसिस हो गया। हमने अभी देखा था जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स होते हैं वो एसिडोसिस करवाते हैं, तो इसलिए हम लोग इस कंडीशन में भी जो है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स देते हैं कि एक तरफ से तो वो एसिडोसिस को भी ट्रीट कर लेंगे और दूसरा डाययूरेसिस करवा के एडिमा को भी ट्रीट कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमने याद रखना है कि हमेशा ऑरल भी दिए जा सकते हैं, पेरेंटल भी दिए जा सकते हैं और क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स एंजाइम डिपेंडेंट है और एंजाइम को
ज़्यादा देर तक इनहिबिट नहीं रख सकते, तो इसलिए हमारे पास इनका एक्शन जो है वो थोड़ी देर बाद खुद ही खत्म हो जाता है। लेकिन इसके जो आइस के एक्शन होते हैं, ये CSF वाले एक्शन जो अभी हमने माउंटेन वाले पढ़े थे, ये जब तक आपकी वो कंडीशन रहेगी, ठीक है, तब तक इसके एक्शन भी परसिस्ट करेंगे। जब तक आप हाई एल्टीट्यूड पे होगे तब तक हमारे पास इसके एक्शन परसिस्ट करते हैं, ठीक है। सिर्फ इसके जो डायूरेसिस वाला एक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ही शॉर्ट लिविंग जो है वो डायूरेटिक में आता है, ठीक है। इसकी टॉक्सिसिटीज क्या हो सकती हैं, जो भी इसके एक्शन है अगर वो हद से ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो वो टॉक्सिसिटी में आ जाएंगे। अगर ये एक तरह से तो जो एसिड बॉडी के अंदर अल्कलोसिस को तो कम करवा रहा है, लेकिन एसिडोसिस करवा रहा है। अगर हमारे पास एसिडोसिस ये बहुत ज़्यादा करवाना शुरू कर देगा तो ब्लड के अंदर हमारे पास बेसिकली मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी। उसके अलावा इसके ब्रेन के ऊपर इफेक्ट्स होते हैं। जब भी आपके पास पीएच का इंबैलेंस होता है तो उसकी वजह से आपके पास पैरास्थीसिस या सिडेशन, इनके ब्रेन के इफेक्ट्स जो हैं, CNS के इफेक्ट्स आते हैं। उसके अलावा ये हमारे पास क्या होता है कि आपके पास अगर बॉडी में एसिडोसिस हो रहा है तो आपके पास जो यूरिन है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बाइकार्बोनेट जा रहा है, तो वो आपके पास क्या करवाएगा, उससे आपके पास जो है अल्कलाइन यूरिन बनते हैं। और अल्कलाइन यूरिन जो सा होता है वो हमारे पास आइंस की जो उसके अंदर ये एब्जॉर्प्शन होती है ना, यूरिन के अंदर बेसिकली एब्जॉर्प्शन उसको कम करता है। और इसके अलावा इसके ये ताल्लुक होता है कि जब हमारे पास अमोनिया प्रोड्यूस होती है तो अमोनिया जब यूरिन से जाती है या लीवर में होती है तो हमेशा अमोनियम में चेंज हो जाती है, और अमोनियम जो है वो जरा कम टॉक्सिक होता है, ठीक है। तो हमारे पास जब भी अल्कलाइन यूरिन होगा और अमोनिया हमारे पास यूरिन से सेक्रेट हो रही होगी तो क्या होगा, हमारे पास ये अमोनिया को अमोनियम में नहीं कन्वर्ट कर सकेंगे बिकॉज ऑफ द अल्कलाइन यूरिन। तो अमोनिया जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब ये अमोनिया वापस रिप्रोड्यूस हो जाएगी तो ये रिप्रोड्यूस अमोनिया वापस रिअब्सॉर्ब होगी, ठीक है। तो वो हमारे पास जो है वो ब्रेन की टॉक्सिसिटीज भी कॉज करती है, बिकॉज अमोनिया जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है। तो इसलिए हमारे पास ब्लड के अंदर हाइपर अमोनीमिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या हो जाता है, बिकॉज अभी हमने कहा कि बाइकार्बोनेट यूरिन में जाएंगे तो बाइकार्बोनेट यूरिया हो जाएगा। उसके अलावा मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। अभी मैंने कहा कि जब सोडियम जाएगी तो आपके पास पोटाशियम जो है जो होगी उसको बचाने के चक्कर में पोटाशियम भी लूज करते जाएंगे, तो इसलिए हाइपो जो है पोटाशियम बॉडी के अंदर कम हो जाएगी। इसके अलावा क्लोराइड आयंस जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, हाइपरक्लोरीमिया, ठीक है। बिकॉज आप जब सोडियम को रीअब्सॉर्ब करते हो, ठीक है, तो आपके पास जो पोटाशियम होती हैं वो भी रिटेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसका भी हमारे पास जो है वो हाइपोक्लोरीमिया हो जाएगा बॉडी में। उसके साथ आपके पास जो है अच्छा बाकी भी अभी मैंने भी कहा जब आपके पास यूरिन जो है वो अल्कलाइन होता है तो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें अब्जॉर्ब नहीं हो सकती। इसी तरह से आपके पास जो यूरिन है वो अल्कलाइन है तो इसमें आपके पास बहुत से आयंस जो है मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, फॉस्फेट वगैरह के जो आयंस होते हैं वो रीअब्सॉर्ब नहीं हो सकते, तो इसलिए वो आपके पास प्रेसिपिटेट होकर स्टोन्स की फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए आपके पास रीनल स्टोन्स होते हैं वो भी आपके पास ज़्यादातर व्हाइट कलर के जो स्टोन्स होते हैं वो भी इस कंडीशन के अंदर प्रेसिपिटेट करना शुरू कर देते हैं। और जब वो प्रेसिपिटेशन हो जाती है रीनल स्टोन्स की, और जब वो स्टोन्स उनसे हैं वो यूरिन के साथ नीचे यूरिनरी ट्रैक्ट में जाते हैं तो वहाँ जाके वो ऑब्स्ट्रक्शन भी कॉज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास जो मेन डाययूरेटिक्स होती हैं वो एसिटाजोलामाइड होती है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास जो डोज़ोलामाइड होती है इसको हम मेनली ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं, और भी हमारे पास ब्रिंजोलामाइड होती है, इन सबको हम लोग जो है वो देते हैं। लेकिन जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स के लिए जो ये दो डाययूरेटिक्स होते हैं इनको मेनली हम लोग ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी सारी कंडीशंस में एसिटाजोलामाइड को हम प्रेफर करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आ जाएगा आपके पास अगला डाययूरेटिक जो कि है आपके पास लूप डाययूरेटिक्स, ठीक है। अब लूप डाययूरेटिक्स ने हमारे पास कहाँ पे काम करना है, जो लूप डाययूरेटिक्स होते हैं ना इनमें कौन कौन से आ जाते हैं, इसमें फ्लोसामाइड आ जाता है, इसमें ब्यूटानिनाइड आ जाता है, इसमें फोर्सिमाइड्स आ जाता है, इसमें टॉर्सिमाइड्स आ जाते हैं, इसमें थैक्रानिक एसिड आ जाते हैं, ठीक है। ये सारे लूप डाययूरेटिक्स उनसे होते हैं, ठीक है। ये कहाँ काम करेंगे, अब लूप डाययूरेटिक्स में आपको पहले बताया था कि थिक असेंडिंग लिंब पे काम करते हैं, लूप पे काम नहीं करते, ठीक है। लूप का ही पार्ट है बेसिकली थिक या थिन असेंडिंग लिम्स, असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्स और लूप, ठीक है। तो लूप डाययूरेटिक्स लूप के ऊपर लूप ऑफ हेनरी वहाँ पे होता है बेसिकली लूप में, ठीक है। जो थिक असेंडिंग लिम्ब है वहाँ पे आपके पास एक चैनल होता है जिसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड ट्रांसपोर्टर, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, ये सोडियम और क्लोराइड और पोटाशियम, ठीक है, इनको यहाँ से मूव करवाता है फ्रॉम द ल्यूमेन, ठीक है। और ये आपके पास सेल में आएंगे और फिर यहाँ पे इनकी रीअब्जॉर्प्शन होनी है। तो सोडियम भी रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, पोटाशियम भी रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, दो क्लोराइड भी रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे जाकर क्या होगा कि हमने यहाँ पे सोडियम पोटाशियम एटीपेज लगाया हुआ है बेसोलेटर मेम्ब्रेन पे, सोडियम रीअब्सॉर्प्शन हो गई, ठीक है, और पोटाशियम वापस सीक्रेट हो गई, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे पोटाशियम बढ़ गया, ठीक है। अब दूसरा चैनल कौन सा है, दूसरा चैनल ये है जिसने आपके पास सोडियम और क्लोराइड का जो है वो ट्रांसपोर्ट करके इसको भी यहाँ से रीअब्सॉर्ब करवा दिया। तो हमारा मेन काम क्या था, सोडियम को रीअब्सॉर्ब कर लें और साथ में हमने क्लोराइड को भी रीअब्सॉर्ब कर लिया। अब पोटाशियम क्या है, पोटाशियम अंदर भी आ रहा है, पोटाशियम यहाँ से भी रीअब्सॉर्ब हो रहा है, ठीक है। तो पोटाशियम क्या होगा, पोटाशियम इस सेल में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो पोटाशियम जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो पोटाशियम यहाँ से वापस लीक करना शुरू कर देगा। अब क्या हो जाता है, अब यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ से पोटाशियम आयंस हम यहाँ से वापस भेज रहे हैं, ठीक है। और कुछ पोटाशियम आयंस बाहर लीक हो रहे हैं। अब ये जो पोटाशियम आयंस बाहर लीक हो रहे हैं ना उसकी वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्रिएट हुई है ना ये यहाँ से अपनी, क्योंकि यहाँ पॉजिटिविटी आ गई मेम्ब्रेन के ऊपर, तो ये यहाँ से पोटाशियम जो पॉजिटिव आयंस है ना उनको रिपेल करना शुरू कर देगी। अब पॉजिटिव आयंस जो है मजीद और कोई पॉजिटिव आयंस यहाँ से नहीं जा सकेंगे, तो ये वाले जो पॉजिटिव आयंस है कैल्शियम और मैग्नीशियम ये बेसिकली ट्रांससेलुलर रूट से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास जो है मेन इसका जो है मैकेनिज्म होता है। अब हमने क्या दिया, हमने यहाँ पे लूप डाययूरेटिक दे दिया। लूप डाययूरेटिक ने क्या करना है, उसने इस पंप को जो है बेसिकली इनहिबिट कर देना है। जैसे ही ये वाला सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड ट्रांसपोर्टर जो है ये यहाँ पे जब हमारे पास इनहिबिट होगा तो क्या होगा, इन सब आयंस की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगी, ठीक है। जब ये आयन रीअब्सॉर्ब नहीं हो सकेंगे तो पोटाशियम बिल्ड नहीं कर सकेगा, पोटाशियम ज़्यादा नहीं होगा, जब पोटाशियम ज़्यादा नहीं होगा तो पोटाशियम लीक नहीं होगा, जब पोटाशियम लीक नहीं होगा तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्रिएट हुई थी वो भी नहीं होगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्रिएट नहीं होगी, वो इन आयंस को रिपेल नहीं करेगी, इनको प्रेशराइज नहीं करेगी कि वो यहाँ से गुजर के जा सके, तो इनकी रीअब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस सब की वजह से क्या होगा कि आपके पास यूरिन में एक तो ये वाले तीन आयन तो बढ़ेंगे, ठीक है, जिनमें क्या हो जाएगा, सोडियम भी आपके पास ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, कैल्शियम भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, आपके पास पोटाशियम भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। साथ में क्या होगा, ये आयन भी ज़्यादा हो जाएंगे जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम है, ठीक है। ये वाले आयन भी यूरिन में ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास इसका कॉमन फिनोमिना होता है जो कि हम लोग देखते हैं इन द लूप डाययूरेटिक्स में, ठीक है। अब इन लूप डाययूरेटिक्स में हम लोग जो है, अब इसमें क्या होगा, एज अ रिजल्ट आप अगर देखें तो इसने क्या किया, इसने बेसिकली इसको इनहिबिट किया है जिसकी वजह से पावरफुल डाययूरेसिस हुई है। और एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज द इन्होंने कैल्शियम की एक्सक्रीशन बढ़ाई है, यानी कि इसको हम कैल्शियम वेस्टिंग डाययूरेटिक भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग किस कंडीशन में यूज़ करते हैं, इसको हार्ट फेलियर में, खासतौर पर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जिसमें बॉडी में एडिमा हो गया, बॉडी में बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है फ्लूइड या कार्डिक आउटपुट बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी हम लोग जो है लूप डाययूरेटिक्स देते हैं, बिकॉज ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाययूरेटिक्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा पल्मोनरी एडिमा में भी हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो लूप डाययूरेटिक होती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है वो हाइपरटेंशन अगर हुई है तो उसमें भी हम लोग जो है वो लूप डाययूरेटिक्स देखते हैं, लेकिन इसका हाइपरटेंशन का इफेक्ट जो है उसको हम अलग से करेंगे, ठीक है। उसके बाद बाकी हम लोग इसको दे सकते हैं एडिमा की कंडीशन में और हाइपरकैल्सीमिया की कंडीशन में, ठीक है। जब भी बॉडी में हाइपरकैल्सीमिया होगा तो उसमें हम लोग जो है वो हमेशा लूप डाययूरेटिक्स देंगे, क्योंकि ये कैल्शियम को बॉडी से निकालते हैं। और जब कैल्शियम बॉडी से जाती है तो इसमें एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम लोग लूप डाययूरेटिक्स को देंगे बाकी बॉडी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, लेकिन आप उसको बॉडी से कैल्शियम आयंस निकालने के लिए लूप डाययूरेटिक्स दे रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि बॉडी से कैल्शियम अकेली नहीं जाती। जब बॉडी से कैल्शियम जाएगी उसके साथ वाटर जाएगा, और वाटर जाएगा तो बाकी आयंस भी जाएंगे। तो क्या होगा, जब भी हमारे पास बॉडी से
जो है वो ये चीज़ें जाती हैं तो हमारे पास जो है वो एक हीमो कंसंट्रेशन हो जाती है ब्लड की, ठीक है। एक टर्म हम यूज़ करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, हीमो कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड। बेसिकली कैट्जन में मेंशन है आपके पास कि जब आप कैल्शियम के निकालने के लिए बॉडी से लूप डायरेटिक्स देते हो तो जो प्लाज्मा है उसकी हीमो कंसंट्रेशन हो जाती है। हीमो कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि आपके पास जब भी ब्लड है, ठीक है, उसमें से प्लाज्मा का वॉल्यूम कम हो जाए तो उसको हम कहते हैं हीमो कंसंट्रेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा ने तो निकलना है, रीनल प्लाज्मा फ्लो के थ्रू, जीएफआर में प्लाज्मा ने तो निकलना है, अगर कैल्शियम को निकलना है तो साथ प्लाज्मा भी निकल जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि आपका जो ब्लड होता है ना उसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है। तो ब्लड जो आपका ब्लड जो होता है ना उसका ब्लड के अंदर ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो ऑब्वियसली साथ में ब्लड का प्लाज्मा भी कम हो गया। अब प्लाज्मा कम हुआ तो ब्लड के साथ प्लाज्मा प्रोटीन्स भी कम होंगे। अब हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द कैल्शियम बॉडी के अंदर हमेशा आयन स्टेट में नहीं होती, बल्कि कुछ कैल्शियम जोन होती है वो बाइंड करके रहती है, ठीक है। तो वो वाली कैल्शियम जो प्रोटीन्स के साथ बाइंड कर रही थी वो बाइंड नहीं कर सकेगी, तो वो हमारे पास फ्री हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगी। तो वो वाली कैल्शियम जो हम निकाल रहे हैं बॉडी से थ्रू डाययूरेटिक्स, पीछे से प्लाज्मा प्रोटीन्स कम होने की वजह से वो तो बढ़ना भी शुरू हो जाएगी। तो हमारे पास इफेक्ट तो कोई ना हुआ, कैल्शियम हमने निकालनी थी लेकिन प्रोटीन कम होने की वजह से कैल्शियम बढ़ना शुरू हो गई है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने जब भी कैल्शियम को बॉडी से निकालने के लिए डाययूरेटिक्स लूप डाययूरेटिक्स देने हैं तो हमेशा इसको सेलिन के सोल्यूशन के अंदर देने हैं, ठीक है, ताकि आपके पास हीमो कंसंट्रेशन ना हो सके प्लाज्मा की, ठीक है। उसके बाद हम इसका देख लेते हैं जो इसका हमने हाइपरटेंशन का इफेक्ट देखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लूप डाययूरेटिक्स का हाइपरटेंशन का इफेक्ट क्या था, बिकॉज आपके पास पता है कि हम इसको एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे तब देते हैं। एंटी हाइपरटेंशन का मतलब है किसी भी तरह से आप या तो वेज़ोडाइलेशन करवा लें या ब्लड प्रेशर कम करवा लें, ठीक है। तो क्या होता है, हमने क्या करना है, हमने लूप डाययूरेटिक्स दे देना है, इन्होंने प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस करवानी है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स बढ़ते हैं बॉडी में तो हमारे पास पता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स का मेन एक्शन होता है कि वेज़ोडाइलेशन करवाते हैं। तो इसने रीनल प्रोस्टाग्लैंडिन्स बढ़ जाएंगे, जब रीनल प्रोस्टाग्लैंडिन्स बढ़ जाएंगे तो वेज़ोडाइलेशन होना स्टार्ट हो जाएगी किडनी की वेसल्स में भी, और ठीक है। और साथ में आपके पास टोटल जब आपके पास किडनी की वेसल्स के अंदर वेज़ोडाइलेशन होगी जिसकी वजह से बॉडी से ही पूरा ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा तो आपके पास जो है टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी जिससे ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास लूप डाययूरेटिक्स हाइपरटेंशन किस तरीके से करवाते हैं, डायरेक्ट नहीं करवाते। आप ये नहीं कह सकते ये सिर्फ डाययूरेसिस के थ्रू एक्शन कम करवा रहे हैं, नहीं, बल्कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स के सिंथेसिस के थ्रू भी एक्चुअली हाइपरटेंशन करवाते हैं, ठीक है, हाइपरटेंशन कम करवाते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा कि जहाँ से जितने भी आयन रिमूव कर रहे हैं वो सारे केटाइंस हैं, ठीक है। हमने देखा कि सोडियम भी केटाइन है, ठीक है, पोटेशियम केटाइन है, कैल्शियम केटाइन है, मैग्नीशियम केटाइन है, क्लोराइड के अलावा बाकी कितने सारे इसने केटाइन रिमूव करवाए हैं। तो जब भी आपके पास बॉडी में एनाइन ओवरडोज होगा, ठीक है, तो उसकी कंडीशन में भी हम लोग जो है वो इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा कि एडिमा के अंदर भी हम इसको देंगे, वही सारे डाययूरेटिक्स आप एडिमा के अंदर दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे अब इसके वो वाले इफेक्ट्स जो कि है आपके पास इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स। तो क्या हो रहा है, अब मैंने भी कहा था कि जो भी डाययूरेटिक सोडियम को हमारे पास बॉडी से रिमूव करवाएगा वो हमेशा हाइपोकैल्सीमिया भी करवाएगा, और जब भी बॉडी से कैल्शियम निकलती है या फिर उसके अगर बॉडी से पोटेशियम निकल रही है तो अक्सर उसके साथ बॉडी अगर पोटेशियम बॉडी में कम है तो फिर वो हाइड्रोजन को एक्सचेंज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, हम लोग क्या जब भी बॉडी से सोडियम जो है बॉडी में कम हो जाएगी तो बॉडी में साथ ही एल्डोस्टेरोन की एक्शन की वजह से सोडियम को एक्सचेंज करने के चक्कर में हम पोटेशियम भी कम कर देंगे, पोटेशियम कम हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग फिर क्या करेगा कि पोटेशियम कम हो गया तो वो हाइड्रोजन को बॉडी से एक्सचेंज करना शुरू कर देगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, पोटेशियम के साथ सोडियम तो गई, ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया तो होगा, लेकिन साथ में आपको हाइपोकैलीमिया भी हो सकता है और बॉडी में जो है वो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस भी हो सकता है, ठीक है। हमने याद रखना है कि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स थे वो हाइपोकैलीमिया के साथ एसिडोसिस करवाते हैं, बिकॉज वो बाइकार्बोनेट भी तो लूज कर रहे हैं। यहाँ बाइकार्बोनेट लूज नहीं हो रहा, सिर्फ हाइड्रोजन लूज हो रहा है, तो इसलिए ये हमारे बॉडी में अल्कलोसिस करवाते हैं। उसके अलावा हमने याद रखना है कि हाइपोवोलेमिया तो करवा ही सकते हैं, ठीक है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन होता है जिसको हम कहते हैं ऑटोटॉक्सिसिटी। ऑटोटॉक्सिसिटी क्या होती है कि आपके पास जो कॉक्लिया के सेल्स होते हैं कान के अंदर, ठीक है, तो जो लूप डाययूरेटिक्स होते हैं ये उन कॉक्लियर सेल्स को भी डैमेज करते हैं जिसकी वजह से आपके पास हियरिंग का भी लॉस हो सकता है, बैलेंस का भी लॉस हो सकता है, लेकिन ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास जो लूप डाययूरेटिक्स होते हैं, क्योंकि हमने कहा कि लूप डाययूरेटिक्स तो हम लोग अगर ऑरल ले रहे हैं या पेरेंटल ले रहे हैं वो तो ब्लड में है, लेकिन इसका एक्शन जो है वो तो आपके पास हो रहा है किडनी में, ठीक है। तो इनको किसी भी तरह से आपके पास ये ब्लड पड़ा है तो इन्होंने यहाँ पे आकर एक्शन करना है, तो लूप डाययूरेटिक्स को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए भी किसी चीज़ से गुजरना पड़ेगा। तो ये जिस चीज़ से गुजरते हैं, ठीक है, वो एक ट्रांसपोर्टर होता है, ये वही ट्रांसपोर्टर होता है जिसके थ्रू हम लोगों ने यूरिक एसिड को भी बॉडी से निकालना होता है। तो लूप डाययूरेटिक्स क्या करेंगे, ये यूरिक एसिड की जगह लेना शुरू कर देंगे। तो लूप डाययूरेटिक्स बॉडी में बहुत ज़्यादा होते हैं तो यूरिक एसिड भी अब्सॉर्ब नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपके पास अक्सर लूप डाययूरेटिक्स जो है उनकी जो है वो साथ में जो है वो हाइपोयूरिमिया यूरिसीमिया जो है वो भी कॉज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने याद रखना है कि अगर हम लोग क्योंकि कैल्शियम लॉस हो रहा है बॉडी से, ठीक है, कैल्शियम का बॉडी से लॉस हो रहा है ना, तो आपको पता है कि जब भी बॉडी से कैल्शियम लॉस होना शुरू हो जाएगी पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ना शुरू कर देगा, पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ेगा, ठीक है, तो जो कि हमारे पास ब्लड के अंदर कैल्शियम बढ़ाता है। ब्लड के अंदर कैल्शियम बढ़ाने का एक ही सोर्स होता है कि वो बोन से कैल्शियम लेना शुरू कर देगा, तो आपके पास इसके अंदर अक्सर ये होता है कि आपके पास ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास जो है ये सारी इसकी टॉक्सिसिटीज होती हैं। उसके बाद एक आखिरी लिखी हुई है सल्फोनामाइड एनर्जी। सल्फोनामाइड एनर्जी क्या होती है कि जब आपके पास कोई भी इस तरह का सब्सटेंस यूज कर रहे हो जिसके अंदर सल्फर है, तो सल्फर क्या होती है कि वो बहुत ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल होती है, और जब वो बहुत ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल होती है ना तो वो प्रोटीन्स के साथ बाइंड करती है। और आपको पता है कि जितने भी बॉडी के अंदर जो एंटीजेंस आते हैं वो भी प्रोटीन वाले होते हैं, ठीक है। तो जब आपके पास सल्फर प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाती है ना तो वो आपके पास बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स करवा सकती है, ठीक है, जिसको बेसिकली हम लोग सल्फोनामाइड एलर्जी कहते हैं, ठीक है। तो आपके पास जितने भी सल्फोनामाइड डाययूरेटिक्स होते हैं, ठीक है, जिनकी नेचर सल्फर वाली होती है, ठीक है, उसको हम लोग जो है वो बेसिकली सल्फोनामाइड एलर्जी कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी लूप डाययूरेटिक्स जो है ये सल्फोनामाइड नेचर के होते हैं, तो ये भी सल्फोनामाइड एलर्जी ट्रिगर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही लूप डाययूरेटिक होता है जिसको हम एथाक्रानिक एसिड कहते हैं, ये बेसिकली जो है वो सल्फोनामाइड एलर्जी नहीं कॉज करता। तो कोई भी ऐसे लोग जिनके अंदर सल्फोनामाइड के लिए वो एलर्जी हो, उनको अगर हमें पता हो कि वो सल्फोनामाइड से एलर्जी है, ठीक है, तो फिर हम लोग उनको जो है अगर हम लूप डाययूरेटिक्स देना हो तो फिर हम उनको एथाक्रानिक एसिड वाला लूप डाययूरेटिक देते हैं। लेकिन एथाक्रानिक एसिड का भी एक डिसएडवांटेज है कि जितनी भी ऑटोटॉक्सिटीज होती हैं आपके पास उसमें सबसे ज़्यादा ऑटोटॉक्सिक जो होती है वो एथाक्रानिक एसिड ही कॉज करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास जो है लूप डाययूरेटिक्स भी कंप्लीट हो गए हैं। अब उसके बाद अगर आपने इसको याद रखना हो तो बहुत आसान लफ्ज़ों में लूप डाययूरेटिक्स आपको इसी से याद रखना है कि आप ये हर चीज़ की हाइपो कॉज करेगा, ठीक है, बॉडी के अंदर हर चीज़ को कम करेगा, ठीक है, यानी कि बॉडी के अंदर सोडियम भी कम करेगा, पोटेशियम भी कम करेगा, कैल्शियम भी कम करेगा, इसके अलावा ये बॉडी के अंदर हाइड्रोजनाइज भी कम करेगा, ठीक है। तो हर चीज़ की जो है ये हाइपो कॉज करेगा। अब आ जाते हैं आपके पास नेक्स्ट आ जाएंगे हमारे पास थायराइड डाययूरेटिक्स। अब हमने जो करना है ना तीसरा नंबर पे डाययूरेटिक वो है थायराइड डाययूरेटिक। जो थायराइड डाययूरेटिक होता है ना वो आपको पता है कि वो कहाँ पे एक्ट करेगा। अब हमारे पास हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले हमने पीसीटी से शुरू किया था जिसके ऊपर आपके पास आ जाया था कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमने किया था लूप, उस लूप में से हमने सिर्फ एक सेगमेंट पढ़ा था जिसको हमने कहना थिक असेंडिंग लूप। थिक असेंडिंग लिंब के ऊपर जो है बेसिकली आपके पास जो है वो लूप डाययूरेटिक्स एक्ट करते हैं। अब उसके बाद आ जाएंगे हम लोग टुवर्ड्स द डीसीटी। जो डीसीटी होती है ना उसके ऊपर आपके पास जो है वो एक्ट करता है थायराइड डाययूरेटिक्स। जो थायराइड डाययूरेटिक्स होती है ना, ठीक है,
ये बहुत वीक डायबिटिक्स होते हैं, बिकॉज जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं तो रीअब्जॉर्प्शन जो होती है वो कम होती जाती है, बिकॉज मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन जो है वो पीसीटी में होती है सोडियम की, जो कि हमारे पास 65% है या 60 to 70% होती है। फिर उसके बाद आप जब थिक सेंडिंग में आते हैं तो वहाँ पे 25% तक सोडियम रीअब्जॉर्ब हो चुकी होती है और वाटर भी साथ जाता है, ठीक है। तो आप जब तक डीसीटी में पहुंचते हो तो वहाँ पे बहुत थोड़ी सोडियम बच चुकी होती है, जो कि 10% तक होती है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जितने भी डायबिटिक्स करते हैं उनका बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं होता, इनको हम वीक डायबिटिक्स कहते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ये काम कैसे करते हैं, फिर दोबारा हमने सिर्फ नॉर्मल एक्शन देखना है। अब क्या होता है यहाँ पे जो मेन आइन होंगे ना, वो एक तो है सोडियम और दूसरा है क्लोराइड, ठीक है। उसके साथ ही आपके पास जो कुछ हमें यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि डीसीटी ही एक वो पार्ट होता है जो कि पैराथायरॉइड हार्मोन डिपेंडेंट कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, तो यहाँ पे कैल्शियम का भी कोई ना कोई रोल होगा, ठीक है। तो वो हम किस तरह से करते हैं कि सबसे पहले आपको पता है कि सोडियम और क्लोराइड, इसकी हमने रीअब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर डालना है, को ट्रांसपोर्ट नहीं कहेंगे इसको, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट कहेंगे, ठीक है। तो क्या होता है आपके पास कि सोडियम और क्लोराइड जो है वो यहाँ से आपकी रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है, इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू। अब क्या होता है कि जब सोडियम और क्लोराइड आप यहाँ से रीअब्जॉर्ब करवा रहे होते हो, ठीक है, तो दूसरे साइड पे क्या होता है कि यही पे आपका वही सिंपल सोडियम पोटेशियम जो है वो एटीपीएस लगा होता है। तो ये वाली सोडियम जो यहाँ से हम रीअब्जॉर्ब करवा रहे होते हैं वो यहाँ चली जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका एक और पंप लगा होता है बेसोलेटरल साइड के ऊपर, जो क्या करता है, जो बेसिकली सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवा रहा है और हमारे पास जो कैल्शियम होती है ना, ठीक है, इसको यहाँ से रीअब्जॉर्ब करवाता है। सोडियम अंदर आ जाती है, एक्सक्रीट हो जाती है, कैल्शियम रीअब्जॉर्ब हो जाती है। यहाँ पे जो मेन आपका जो ताल्लुक होता है ना, वो होता है पैराथायरॉइड हार्मोन का, ठीक है। तो पैराथायरॉइड हार्मोन ने क्या किया, पैराथायरॉइड हार्मोन ने यहाँ पे आपके पास जो है वो सोडियम को अंदर, ठीक है, एक्सक्रीट करवाया और कैल्शियम जो है उसको रीअब्जॉर्ब करवा लिया, और यही सोडियम जो है इसके फिर आपके पास जो है वो यहाँ से वापस भी जा सकती है, ठीक है। तो अब क्या हुआ आपके पास, ये जो क्लोराइड थी वो तो खुद ही यहाँ से वापस चली जाएगी, ठीक है। अब ये कैल्शियम अंदर आ रही है, कैल्शियम जो आ रही है ना, ठीक है, जो रीअब्जॉर्ब हो रही है, ये बेसिकली ल्यूमेन साइड की कैल्शियम होती है, ठीक है। तो ल्यूमेन साइड की कैल्शियम को बाहर जाने के लिए यहाँ से सोडियम का एक्सचेंज जो है वो लाजमी है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये भी सोडियम को अंदर भेज रहे हैं, यहाँ से भी सोडियम अंदर जा रही है, तो ये वाली सोडियम जो यहाँ बिल्डअप होना शुरू हुई थी, इस सोडियम को भी हम लोग इस पंप के थ्रू बाहर भेज देंगे। अब हमारे पास, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने जो है वो थायराइड डाययूरेटिक डाल देना है। अब इसमें भी किसी चीज़ को लिमिट करना होगा, ये जिस चीज़ को लिमिट करता है वो आपके पास होगा ये वाला सोडियम और क्लोराइड का पंप। जब सोडियम और क्लोराइड ही का पंप हम लोग बंद कर देंगे तो बेसिकली सोडियम अंदर आना बंद हो जाएगी। जब सोडियम अंदर आना बंद हो गई है तो एक तरह से ये चैनल भी वर्क नहीं कर सकता, ठीक है। जब अंदर सोडियम भी नहीं आ रही तो सोडियम यहाँ भी नहीं जा सकती। तो जब आपके पास सोडियम क्लोराइड का ये वाला सोर्स जो होता है ना सोडियम का, ये यहाँ से आना तो बंद हो गया, ठीक है। तो क्या होगा कि अब हमें चाहिए ये वाला पंप तो हर हाल में काम करना है, ठीक है। तो इसलिए इसको अब सोडियम लेने के लिए एक ही सोर्स बच गया, वो है ये वाला, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि ये वाला आपके पास जो पंप है ना, ये बहुत तेजी से वर्क करना शुरू कर देगा। ये वाला जो पंप है, क्योंकि इसने क्या करना होता है, इसने सोडियम को अंदर बढ़ाना है ताकि ये चल सके, तो इसको चलने के लिए ये वाला पंप बहुत तेज हो जाएगा। जब ये वाला पंप बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा तो सोडियम को बहुत जल्दी वापस अंदर ले आना शुरू कर देगा, और जब ये अंदर ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी तो यहाँ से कैल्शियम बहुत ज़्यादा बाहर जाना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और जब कैल्शियम यहाँ से बहुत ज़्यादा बाहर जानी है तो इसको यहाँ से भी कैल्शियम बहुत ज़्यादा लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस पंप की वजह से क्या हो रहा है, मोस्टली हमारे पास बाकी जितने भी डायबिटिक्स हमने देखे थे वहाँ पे ब्लॉकिंग की वजह से हमारे पास बाकी सारे एक्शन जो थे वो कम हो रहे थे, लेकिन यहाँ बढ़ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सोडियम कम हो रही है और सोडियम का सोर्स सिर्फ यही पंप है। तो सोडियम को यहाँ से अंदर ले आने के लिए, इस पंप के लिए अंदर ले आने के लिए कैल्शियम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी और यहाँ पे कैल्शियम कम होना शुरू हो जाएगी। जब यहाँ कैल्शियम कम होना शुरू हो जाएगी तो हम बाहर से कैल्शियम लेना ज़्यादा शुरू कर देंगे। तो क्या होगा, एज अ रिजल्ट आपके पास जो यूरिन है, यूरिन के अंदर क्या हो जाएगा, यूरिन में सोडियम बढ़ जाएगी, ठीक है, यूरिन में क्लोराइड भी बढ़ जाएगी, लेकिन यूरिन में कैल्शियम जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो डायबिटिक्स होती है उनका ये काम होता है, ठीक है। तो ये वाला थायराइड डायबिटिक ने जो है वो मेनली ये कर दिया, ठीक है। अब हम इसके जो है वो बाकी भी एक्शन देख लेंगे। फिर ये दोबारा यही होगा कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा यूरिन के अंदर कैल्शियम जो है वो सोडियम जाना शुरू हो जाएगा तो इसकी वजह से पोटेशियम कम होना शुरू हो जाएगा, और साथ में जब बॉडी के पास पोटेशियम भी खत्म होना शुरू हो जाएगा तो फिर एल्डोस्टेरोल के थ्रू जो है वो हाइड्रोजन जो है बॉडी में कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे जो है वो एक्शन थायराइड डायबिटिक्स करते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है वो इसके बाकी के भी पढ़ लेते हैं और इसके जो एक्शन है उनको थोड़ा सा समराइज। अब हम लोग जो है वो इनका मेन एक्शन अब बाकी का पढ़ते हैं। थायराइड डायबिटिक्स जो है इसमें कौन से आ जाते हैं, हाइड्रोक्लोरोथायराइड भी आ जाता है, क्लोरोथायरोन भी आ जाता है, और बाकी काफी सारे थायराइड डिपेंडेंट होते हैं। इसमें इंडेपामाइड भी हो जाता है, मेटोलाजोन भी हो सकता है, ठीक है। ये दो एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसका मेंशन करना चाहते तो कर लें। अब इसमें क्या हो जाएगा, आपके पास इनहिबिट करते हैं सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर्स की वजह से, जिसकी वजह से डाययूरेसिस भी हो जाती है, लेकिन कैल्शियम की एक्सक्रीशन कम हो जाएगी क्योंकि इसकी रीअब्जॉर्प्शन बहुत ही ज्यादा हो गई है, ठीक है। अब क्या हो गया आपके पास, तो हम इसको किस चीज में यूज करते हैं, तो थायराइड डायबिटिक्स मेनली डायबिटिक्स होते हैं जिनको हम हाइपरटेंशन में यूज करते हैं, ठीक है। इसको भी हमने यूज किया था बिकॉज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन लूप डायबिटिक्स हमने इसलिए यूज किया था, लेकिन थायराइड डायबिटिक्स जो है इनको भी हम लोग हाइपरटेंशन में यूज करते हैं, ठीक है। तो उसका हम इफेक्ट बाद में देखते हैं। पहले हम देखते हैं रीनल की वजह से कौन से इफेक्ट्स हो रहे हैं। रीनल इफेक्ट्स की वजह से हम इसको किस चीज में यूज करते हैं, वही कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज करते हैं। जो भी कंडीशंस एडिमा या बॉडी ब्लड वॉल्यूम ज्यादा उनकी वजह से होती हैं उनमें हम इनको यूज कर सकते हैं। तो आपके पास कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में इसको यूज कर सकते हैं जब बॉडी में हाइपरकैल्सियूरिया हो रहा है, यानी कि बॉडी से बहुत ज्यादा यूरिन जा रहा है, ठीक है। तो बॉडी से यूरिन में बहुत ज्यादा कैल्शियम जा रहा है, तो तभी हम इसको यूज कर सकते हैं। खास तौर पे जब आपके पास जो है वो स्टोन्स बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, कैल्शियम के जब बॉडी में बहुत ज्यादा कैल्शियम, और वो कैल्शियम जो है वो आपके पास रीनल टिश्यू से पास करती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता प्रेसिपिटेट करके कैल्शियम स्टोन्स बनाना शुरू कर देती है, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करेंगे कि हाइपरकैल्सियूरिया जो जिसमें स्टोन्स भी हो, यानी कि इतनी बॉडी में इतना ज्यादा कैल्शियम यूरिन में जा रहा हो कि वो आहिस्ता आहिस्ता प्रेसिपिटेट करना शुरू कर दे, तो जब भी बॉडी में हाइपोकैल्सीमिया हो, ठीक है, लेकिन रीनल टिश्यू में बहुत ज्यादा कैल्शियम हो क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही सेक्रीट हो रही है, ठीक है। तो इसलिए जब भी बॉडी में हाइपोकैल्सीमिया हो, ठीक है, और यूरिन जो है वो हाइपरकैल्सियूरिया हो और साथ स्टोन्स की फॉर्म में भी प्रेसिपिटेट करना शुरू कर जाए, तो इसका मतलब हमारे पास रीनल टिश्यू में बहुत ज्यादा कैल्शियम हो गई और उसके लिए हम थायराइड डायबिटिक्स देते हैं। उसके अलावा नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में भी देते हैं। क्यों? इसके लिए आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास जब डायबिटिक्स होते हैं ना, इसमें क्या होता है कि डायबिटिक्स ने क्या किया, इसने आयंस जो थे, ठीक है, वो बॉडी में आयंस बढ़ा दिया। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, जब आपके पास नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस का मतलब होता है कि आपके पास एडीएच तो है बॉडी में, लेकिन एडीएच काम नहीं कर रहा, इसका मतलब वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा। अब वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा तो फ्री वाटर जो है वो बहुत आसानी से जो है वो जाना शुरू कर देगा, लेकिन वाटर आपके पास जब भी रीअब्सॉर्ब होता है तो हमेशा आयंस के साथ रीअब्सॉर्ब होता है। सिर्फ एडीएच अकेला है जो कि वाटर को डायरेक्टली रीअब्सॉर्ब करवा सकता है, वरना हमेशा वाटर आयंस के साथ जो है वो हमेशा रीअब्सॉर्ब होता है। तो हम अब इसने क्या किया था, थायराइड डायबिटिक्स ने बेसिकली यूरिन में आयंस बढ़ा दिया, ठीक है, सोडियम और क्लोराइड के आयन बढ़ा दिया। जब हमारे पास क्या होगा कि सोडियम क्लोराइड जो है, जब हमने डायबिटिक्स दिए तो उसने क्या करना है, उसने फ्री वाटर के अंदर सोडियम और क्लोराइड को बढ़ा देना है। जब सोडियम और क्लोराइड बढ़ जाएंगे तो अब क्या होगा, एडीएच तो काम नहीं कर रहा, लेकिन एल्डोस्टेरोन आ जाएगा तो वो सोडियम और क्लोराइड को जब रीअब्सॉर्ब करेगा तो वो साथ साथ ये फ्री वाटर को भी रीअब्सॉर्ब करवाना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से आपके पास वाटर यूरिन में कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इस तरीके से हम इसको नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस की एक तरह से मैनेजमेंट में यूज कर सकते हैं। हम ट्रीट नहीं करें, लेकिन नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस की वजह से जो बहुत ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस हो रहा था, जिसमें बहुत ज्यादा पानी जा रहा था, हमने उसको जो है वो सोडियम क्लोराइड को बढ़ाकर उसको पानी को भी सोडियम क्लोराइड के साथ पकड़ना शुरू कर दिया, तो हमारे पास पानी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा यूरिन में, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको मैनेजमेंट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये भी होता है जब आपके पास
पास बहुत ज़्यादा यूरिन आउटपुट हो रहा हो ना, ठीक है, तो डाययूरेटिक्स से थायराइड की वजह से जो यूरिन आउटपुट बहुत ज़्यादा बनता है, तो पीसीटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन शुरू कर देता है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपके पास एक तरह से हम यूरिन के आउटपुट को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा, तो अब इसमें और कितने, अच्छा, अब हमने इसका एक एक्शन जो था उसको हमने नहीं देखा, वो था हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में सबसे ज़्यादा हम लोग जो ड्रग देते हैं ना वो होती है क्लोरोथैलिडोन, ठीक है। अब ये क्यों देने हैं, और यही एक अकेली ड्रग है, बाकी सारे थायराइड ऑयल देते हैं, ये हम लोग पेरेंट्रल देंगे, ठीक है। अब इसको हम हाइपरटेंशन में क्यों इसका यूजफुल है, अगर आपने अब तक वो नहीं पढ़े, एंटी हाइपरटेंसिव नहीं पढ़े, तो आपको ये समझ नहीं आएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये आपके पास एटीपी डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल्स जो है ओपनर, ठीक है, उनको ओपन कर देता है, जिसकी वजह से आपके पास वेसोडाइलेशन होना शुरू हो जाती है, फिर वेसोडाइलेशन के थ्रू हाइपरटेंशन जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। ये बेसिकली मेनोक्सिडिल की तरह एक्शन करती है। तो जब आप एंटी डाययूरेटिक्स पढ़े, जब आप एंटी हाइपरटेंसिव पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसका एक्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आपने बस यहाँ याद रखना है कि ये जो अपनी हाइपरटेंशन को रिड्यूस करवाती है, बेसिकली मेनोक्सिडिल की तरह ही काम करती है, ठीक है। अब उसके बाद बाकी आ जाएगा इसका ये वाले जो इसकी टॉक्सिसिटीज हैं, तो इसकी टॉक्सिसिटीज जो है वो भी बिल्कुल वैसी होंगी जो कि इसके एक्शंस जो हैं जो वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाएंगे, तो टॉक्सिसिटीज में चेंज आएंगे, तो बेसिक हाइपोकैलेमिया कॉज करेगी, ठीक है। लेकिन हमने याद रखना है कि हमेशा जो है वो अल्कलोसिस कॉज करती है, ठीक है। साथ में हमारे पास जो है ये हाइपोनेट्रीमिया भी कॉज कर देगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक बहुत इसकी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, वो ये कि ये बेसिकली हमारे पास जो थायराइड होती है ये इंसुलिन को डिक्रीज करवाती है बॉडी में, ठीक है। इस तरह से एक इफेक्ट है कि ये साइड इफेक्ट है कि इंसुलिन डिक्रीज करवाएगी। अब बॉडी में इंसुलिन कम हो जाती है तो क्या चीज़ बढ़ती है, ग्लूकोज, तो इसका मतलब ये हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया भी करवाती है। उसके अलावा हमारे पास इसका एक और इफेक्ट होता है कि हाइपरलिपिडीमिया भी करवा सकती है। और एक और इफेक्ट जो मैंने पहले बताया था कि हमारे पास वो सेम ट्रांसपोर्टर जिसके थ्रू थायराइड के लूप डाययूरेटिक्स आते हैं, उसी के थ्रू यूरिक एसिड भी आता है। तो तब जब हमारे पास ये डाययूरेटिक्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो यूरिक एसिड को सेम ट्रांसपोर्टर यूज नहीं करने देते, जिसकी वजह से बॉडी में हाइपरयूरिसीमिया भी हो जाता है। उसके अलावा हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका एक्शन होता है, वो भी वही है कि थायराइड नाम से पता चल रहा है, थाया इज फॉर सल्फर, तो इसका मतलब ये भी सल्फोनामाइड के डेरिवेटिव्स हैं, तो इनके थ्रू भी सल्फोनामाइड्स की एलर्जीज हो सकती हैं, ठीक है। और बाकी एक और इसके थे वो ड्रग इंटरेक्शंस होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लूप डाययूरेटिक्स में भी करने हैं और वो थायराइड में भी करने हैं। जब भी आप लूप डाययूरेटिक्स को एनसेड्स के साथ देते हैं, जैसे कि एस्पिरिन वगैरह होगा, बिकॉज वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को भी कम करवा देते हैं, तो लूप डाययूरेटिक्स जो है उसका एक तरह से इफेक्ट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है लूप डाययूरेटिक्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स बढ़ा रहे होते हैं, एनसेड्स होते हैं, ये बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन्स को कम करते हैं, तो इस तरीके से एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं। उसके अलावा जब हम लोग लूप डाययूरेटिक्स को अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के साथ देते हैं तो वो ऑटोटॉक्सिसिटी को बढ़ा देते हैं। लिथियम के साथ देते हैं तो ये हमारे पास लिथियम की क्लियरेंस बॉडी में कम हो जाती है, बॉडी में लिथियम की टॉक्सिसिटी हो जाती है, जो बेसिकली हमने सीएनएस में पढ़नी है। उसके बाद लूप डाययूरेटिक्स जो है या थायराइड डाययूरेटिक्स, ये दोनों डाययूरेटिक्स को जब आप डायजॉक्सिन्स के साथ देते हो ना, जो बेसिकली हार्ट के ऊपर एक्ट करने वाला एक हमारे पास ड्रग है, ठीक है, तो इसको जब भी हम डाययूरेटिक्स के साथ मिला देते हैं ना, तो डाययूरेटिक्स की जो हमारे पास टॉक्सिसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी हमने इसको जो है वो डाययूरेटिक्स के डायजॉक्सिन्स के साथ इन दोनों डाययूरेटिक्स को कभी भी नहीं देना, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास जो है हमने अभी तक 3 डाययूरेटिक्स जो है वो कंप्लीट कर लिया।